dear students, this is Dr. Shivam Bhardwaj. Welcome to Study Card. So dear students, we'll be kickstarting our first lecture today, and that is going to be your digestion and absorption. I've already taken a live class also, but this is going to be a fresh start, and we'll be covering from today everything in the biology. स्टूडेंट्स, बिफोर आई गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर, मैं थोड़ी सी अपनी टर्मिनोलॉजीज और मैथडोलॉजीज बता दूं सो दैट यू विल बी एबल टू फॉलो दैट. जैसे मैंने आपको वीकली प्लानर दिया है, तो वीकली प्लानर बेसिकली आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है कि हम इतनी वीडियोस तब तक अपलोड कर देंगे. कौन से कोर्स में अपलोड करेंगे वो भी मेंशन्ड है, और हमने कुछ पॉइंट लगा के दिया हुआ है, जैसे 16.1, राइट. सो 16.1 का मतलब हुआ कि जो आपका चैप्टर है that is 16, that is your digestion and absorption, and जो ये point 1 है here, that is going to be your digestive system. So this is going to be your first topic. तो हमारे चैप्टर्स को NCERT ने खुद काफ़ी सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वी विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दोज टॉपिक्स, राइट. जैसे ये 16.1 जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, राइट. तो कोई बात नहीं, वी विल बी कंप्लीटिंग द होल टॉपिक इन वन गो, राइट. सो जैसे इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हुए, इफ आई जस्ट शो यू, सो दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सब हम एक एक लेक्चर बना के उनको ख़त्म करते चलेंगे. ये एक पार्ट होगा आपका NCERT जिस्ट का. सो द कंप्लीट जिस्ट मीन्स हम लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ेंगे भी, साथ में आपको हर क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे और लाइव नोट्स भी बना के देंगे, ठीक है. अब स्टूडेंट, जो दूसरा चीज़ है जो किसी भी स्टूडेंट्स के मन में आएगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, के हाउ टू हाईलाइट द NCERT, कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करें. ऐसा तो नहीं हम हर एक लाइन हाईलाइट कर दें. दूसरा, कैसे उसको क्विकली रिवाइज करें, ठीक है. तो मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स ये रहेगी कि आपको 3 हाइलाइटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, 3 डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज़ करने पड़ेंगे. वन इज़ गोइंग टू बी योर रेड कलर, अनदर इज़ येलो, एंड थर्ड इज़ योर ग्रीन, ठीक है. रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम अप्रोच करेगा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 1 वीक बाकी है आपके एग्ज़ाम में, तो आप पूरी NCERT नहीं पढ़ सकते, राइट. तो आपको इमीडिएटली एक रिवीजन चाहिए. रिवीजन इसलिए चाहिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सब रिवाइज करके आया हूँ, आई विल क्रैक दिस एग्जाम, ओके. तो पूरी बुक लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ पाओगे ऑब्वियसली. तो क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो पहले से ही आप हाईलाइट करके रखिए. मैं बताता हूँ हम कैसे करेंगे हाईलाइट. मैं भी हाईलाइट करता चलूँगा, मेरे साथ आप भी करिएगा, ठीक है. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ईजी लग सकती है, मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, तो वो चीज़ें तो हो सकती हैं, बट मोर एंड लेस सेम रहेगा. एंड मोर देन 70% आउट ऑफ 90, मोर देन 75 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द हाइलाइट्स ओनली, राइट. तो अब ध्यान से अगर हम सोचें कि कैसे हाईलाइट करना है, तो 3 हाइलाइटर्स हम यूज़ करेंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन. और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आपका रेड हाइलाइटर. रेड हाइलाइटर को आपको कम से कम बोल रहा हूँ, ये 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा. जो रेड में आप क्या हाईलाइट करने जा रहे हैं, जो रेड से आप क्या क्या मार्क करने जा रहे हैं, पहली चीज़ टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे कि हम जैसे डाइजेशन में आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे थीकोडोंट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये चीज़ें जो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती है वो. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स, NCERT में एग्जाम्पल्स का खुद का एक बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे ये बायोलॉजी हो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन उसके रिवॉल्व करते ही हैं. 20 से 30% आपके क्वेश्चन सिर्फ जो एग्जाम्पल बेस्ड होंगे वही होंगे. तो आपको सबको रेड से हाईलाइट पहले से ही करके रखना है. इसका मतलब जब एग्जाम से पहले जाओगे सारा रेड पढ़ लो, ओके. एग्जाम देने से जस्ट पहले सारा रेड पढ़ के जाओ, इमीडिएटली क्लिक करेगा क्वेश्चन आते ही, राइट. एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्मार्ट स्टडी, राइट. फिर तीसरी चीज है साइंटिस्ट नेम, और उसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ देखा हो या कुछ भी दो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में स्ट्राइक करने वाला है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी हाईलाइटेड, राइट. तो जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसा था कि जो पूछा गया था और आपको याद आ गया कि हाँ ये पहले पूछा गया था, उसको भी रेड हाईलाइट करके चलिए,
ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका येलो हाईलाइट्स। येलो हाईलाइट का रिवीजन हमें बस 2 या 3 करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। और ये येलो किसको करेंगे, या तो डेफिनेशन हुई उनको करेंगे, या फिर वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हम भूलेंगे नहीं, जो हमें लगता है कि वी विल रिमेंबर दीज फॉर एवर, ओके, फॉर एवर, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है हमारे पहले से ही, तो उनको भी हम हाईलाइट करके चलेंगे येलो। फिर आ जाइए आपका ग्रीन हाईलाइटर। जो भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे तो ये पढ़ेंगे कि पीएच है जो स्टमक का 1.8 है, ये उसको ग्रीन हाईलाइट करिए। लिवर का जो मास है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम है, उसको हाईलाइट करिए। तो अगर आप सब ग्रीन हाईलाइट करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में ये दिमाग में जरूर रहेगा कि मैं सारे न्यूमेरिकल पढ़ के आऊँ और 3 से 4 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं वो सब आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। और इसको थोड़ा सा 6 to 7 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे लास्ट मोमेंट है, मेरे पास 2 घंटे में क्या रिवाइज करूं, तो आपको सिर्फ रेड हाइलाइट्स रिवाइज करने हैं। जब आप मेरा कोर्स करके जाएंगे तो आई विल मेक श्योर कि आपके 20 से 25 रिविजन्स हो जाएं इन टर्मिनोलॉजीज के। एंड आई कैन टेल यू के दिस विल बी वेरी गुड वे एंड वेरी स्मार्ट वे विद मिनिमल एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट। ओके, नाउ धीरे धीरे हम बताएंगे कि कैसे रिवीजन भी करना है। मैं अपने साथ ही बिठा के आपका रिवीजन भी कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना आपको समझना चाहिए। और अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल गो टू द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब हम ये एनसीईआरटी जिस्ट पढ़ेंगे उसमें हम लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ में आपको हाईलाइट करा के साथ में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी बताते जाएंगे। उसके बाद लाइव एनसीईआरटी नोट्स, जो एनसीईआरटी की ही इंफॉर्मेशन पे नोट्स बनाए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको कराएंगे एमसीक्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली very energetic chapter and this is going to be very fundamental chapter for your studies. And let's start the digestion and absorption. So we'll start from 16.0. जब मैं 16.0 बोलूंगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है दिस इज द इंट्रोडक्शन, 16.1 से पहले वाला पार्ट, राइट? So we'll start. Food is one of the basic requirements of all living organisms. No question can come on this, everyone knows this. The major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. So students, first thing जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, what are the major components of the food? Carbohydrates, proteins and fats. And question पूछा जाएगा which is not. So vitamins and minerals are also required in small quantities. So basically major component of food हुए आपके carbohydrates, proteins and fats एंड वाइटामिन्स और जो मिनरल्स हैं दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। यू विल बी गिवन द ऑप्शंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन। आंसर विल बी विटामिन। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। सो टिल हियर you get 2 questions, okay? That is carbohydrate, proteins and fats are major component of the food and vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic material. Organic material किसके लिए देता है? Organic materials for growth and repair of the tissues, right? So ये आप yellow से highlight कर सकते हैं because food is going to provide you energy. ये सबको मालूम है. It provides the organic material जो building blocks चाहिए हमें for what? For growth as well as अगर कोई इंजरी हुई उसकी रिपेयर के लिए. The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. So function of water बताया है कि जो water होता है that will help in metabolic processes. Again very important thing which can be asked in exam. Metabolic processes is an important function of water. Water helps in metabolic processes as well as it prevents the dehydration of the body. Then comes the next line, biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. यहाँ पे digestion का रोल आ रहा है. हो क्या रहा है कि जो हमारी बॉडी बनाई गई है वो क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. वो कार्बोहाइड्रेट्स को, वो प्रोटीन्स को, वो फैट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. एंड दैट्स वाई वी हैव टू ब्रेक देम डाउन. We have to cut them down into the simplest form
and our body can absorb only the simplest form of these biomacromolecules. थोड़ा सा मैं लिख के थोड़ा सा समझा दूं आपको. जो biomacromolecules होते हैं, okay, these have to be broken down into the simplest form, and this simplest form can be easily absorbed by the body. और ये process of breaking down of these biomacromolecules into the simplest absorbable form is known as the digestion. Okay, I hope this is clear. So biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances, जो ये complex food substances है, इनको convert करने का to the simple absorbable forms is called as digestion. So the process of conversion of complex substances and breaking them down into the simplest form so that they can be easily absorbed from the body is known as the digestion, and it is carried out by which system of the body? Of course, digestive system. So digestion digestive system ही करेगा, reproductive system तो नहीं करेगा, cardiovascular system तो नहीं करेगा, right? Now, what are the processes? There are two processes actually, by mechanical and biochemical methods. So ये भी question थोड़ा confusing हो सकता है कि the digestion will be carried out by two methods, mechanical as well as biochemical methods. Okay. General organization of the human digestive system is shown in figure 16.1. We'll come to that figure later, और this is an easy figure. तो अभी तक I hope this is clear. क्या क्या question बन सकते हैं हमने पहले ही देख लिया. Okay. मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स जो हैं वो दो मेथड्स हैं डाइजेशन के, ये याद रखना है. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये याद रखना है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स and fats are the major components. Vitamins and minerals are required in small quantities. इतने ही क्वेश्चन बन पाएंगे इस पर्टिकुलर पैरा में. Now coming to the elementary digestive system, that is our 16.1. So here if you see students, the human digestive system consists of two things. What are these two things? One is your alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि एक पूरी ट्यूबिंग है, मुंह से लेके एनस तक पूरी एक जो ट्यूब पाइपलाइन बिछी हुई है, चाहे वो ईसोफेगस हो, फिर स्टमक हो, फिर इंटेस्टाइन हो, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, एंड देन कमिंग आउट ऑफ द एनस, राइट. दो ओपनिंग है, तो दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल. और इसका हम दूसरा नाम भी रखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. ओके. एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड. सो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, नॉट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल अलोन, बट देर इज अ रोल ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑल्सो. तो वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? पहला है सलाइवरी ग्लैंड, आगे पढ़ेंगे इसको भी हम. दूसरा है पेनक्रियाज, एंड द थर्ड वन इज योर लीवर. ओके. नाउ दो पार्ट हो गए, इस चीज़ों को हमें दो पार्ट में पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम को. पहला तो एलिमेंट्री कैनाल, उसके सारे पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ. माउथ से बिगिन हुआ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और एनस से इट इज गोइंग टू स्पिल आउट द फीकल मटेरियल एक्चुअली. ठीक है. द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी. माउथ जैसे ये ओपनिंग है, इसके अंदर जो एक छोटी सी कैविटी बनी है जिसे हम अंदर का मुंह बोलते हैं, दैट इज आइदर कॉल्ड एज बकल कैविटी और ओरल कैविटी. बोथ आर द सेम थिंग्स, बकल कैविटी और ओरल कैविटी. द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग. अब इस कैविटी के अंदर क्या क्या है? एक आपकी टंग, दूसरे आपके टीथ, राइट. सो देर आर अ नंबर ऑफ टीथ एंड टंग दैट इज मस्कुलर, और थोड़ी सी इस ओरल कैविटी के जस्ट बाहर सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं. ठीक है. तो हम पढ़ते हैं पहले टीथ के बारे में. द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ सॉकेट. ओके. तो आपका जो जॉ है, नीचे का हो चाहे वो ऊपर का जॉ हो, उसमें एक सॉकेट बना है. जैसे 3 पिन प्लग लगता है ना अपने घर में, सॉकेट होता है और उसमें हम प्लग डालते हैं. ऐसे ही आपकी जो हड्डी है, जो जॉ की हड्डी है, दैट इज अ सॉकेट, एंड
जो आपके टीथ है, these are going to behave as plug, so this is called as socket system, and we have a special name for this type of attachment of the tooth where teeth behave as a plug and the jaw behave as a socket is known as thecodont. Okay, so this is going to be very important, thecodont. थीकोडोंट में क्या होता है कि जो अटैचमेंट होता है आपके टीथ का वो एक सॉकेट के फॉर्म में होता है, जैसे आपकी बोन तो हो गई सॉकेट और टीथ उस सॉकेट में जाके चिपक जाता है, राइट। अब एक तो ये चीज थीकोडोंट हो गया ह्यूमन बीइंग। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent adult teeth. So here it is saying that human being की लाइफ में टीथ 2 बार आते हैं और बहुत सारे मैमल्स की लाइफ में भी टीथ 2 बार आते हैं। एक तो जो होते हैं मिल्क टूथ, जिनको हम दूसरे नाम से बोलते हैं डेसिडियस टीथ। अभी एक टर्मिनोलॉजी हो गई स्टूडेंट, डेसिडियस टीथ, तो आपको चाहिए तो इसको आप राइट से हाईलाइट कर सकते हैं। एंड दीज आर रिप्लेस्ड बाय, जैसे हम बड़े होते हैं वो डेसिडियस टीथ टूटते हैं, एंड दीज आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट एडल्ट टीथ। एंड दिस टाइप ऑफ डेंटिशन in which the person gets the 2 sets of teeth in his lifetime, that is known as the diphyodont. So this type of dentition is called as diphyodont. Di means 2, phyodont means dentition. So life में 2 बार dentition आने को बोलते हैं diphyodont. अगर monophyodont बोले तो उसकी लाइफ में 1 बार आएगा, polyphyodont बोले तो उसकी लाइफ में more than 2 times, 3-4 बार भी आ सकता है, right? But human being along with many mammals, most of these are diphyodont. Then an adult human being has 32 permanent teeth. Okay, 32 is a numerical, that's why I have used 32 is a numerical, that's why I have used the green highlighter, which are of 4 different types. Now if you see, there is a terminology called heterodont dentition. Now this heterodont, why is it mentioned here? तो heterodont कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं heterodont जो जिनकी लाइफ मतलब जिनके जो टीथ हैं वो डिफरेंट शेप्स के होंगे, मोर देन 1 शेप ऑफ द टीथ और मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ होंगे उसमें। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 तरह के हुए, तो इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोडोंट। अगर उसमें सारे एक जैसे होते तो उसमें बोलते उसको होमोडोंट, पर हमें यहाँ पे हेटेरोडोंट पर। तो इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें समझ में आता है, जो हमने पढ़ा है कि ह्यूमन में अटैचमेंट टीथ का कैसा है, सॉकेट वाला, इसलिए उसको बोल दिया थीकोडोंट। ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ में कितनी बार टीथ आते हैं, 2 बार, इसलिए उसको बोल दिया डाइफायोडोंट। एंड ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के टीथ होते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ, एंड दैट्स वाई ही इज नोन एज हेटेरोडोंट। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही है, राइट। नाउ इफ यू सी arrangement of the teeth in each half of the upper and lower jaw are in order of incisor, canine, premolar and molar. पहले बीच में आएंगे इंसाइजर, फिर आएगा कैनाइन, फिर प्रीमोलर और पीछे की तरफ आपके आएंगे मोलर। हर एक क्वाड्रेंट में होंगे, हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ होंगे इस तरह से। तो चारों मल्टीप्लाई बाई 4 करके 14 हो जाए, सॉरी 32 हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पहले 2 होते हैं आपके इंसाइजर्स, ठीक है, उसके बाद एक कैनाइन हो जाता है, उसके बाद 2 प्रीमोलर होते हैं और उसके बाद मोलर होते हैं 3 इन नंबर, एंड दैट्स वाई 2 1 2 3 इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन एडल्ट का डेंटिशन का 2 1 2 3। नाउ इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, जो टीथ होते हैं उसमें एक चीज होती है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर टीथ हैं, these are not found in the deciduous dentition, बच्चों में ये नहीं पाए जाते। तो इसलिए बच्चों का क्या होता है फॉर्मूला 2, यानी कि इंसाइजर्स तो होंगे 2, फिर 0 होगा आपका, सॉरी 2 इंसाइजर्स होंगे, फिर आपका होगा एक कैनाइन, फिर आपका जो प्रीमोलर्स होंगे वो नहीं होंगे, प्रीमोलर्स विल नॉट बी देयर, दैट्स व्हाई इट विल बी 0, एंड देन देयर विल बी 2 मोलर्स। सो 2 1 0 2 इज द formula for children, okay, human child, while 2 1 2 3 is the formula for human adult. I hope this is clear till here.
The hard chewing surface of the tooth here is the enamel. Okay, फिर से मैं पढ़ देता हूँ. The hard chewing surface of the teeth made up of enamel helps in mastication of food. Mastication मतलब चबाना, right? टूथ की ग्राइंडिंग कर देना, right? सो जो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ है दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल. सो इनेमल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनेमल कौन सी सेल्स हैं जो इनेमल सिक्रीट करती हैं? सेल्स का नाम होता है स्टूडेंट्स अमीलोब्लास्ट. और जो ये इनेमल है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले पूछे जाते थे एक्चुअली. Then we come to the tongue. The tongue is a freely movable muscular organ. Freely move करती है, मालूम है टंग लोगों की कितनी चलती है, right? And it is attached to the floor of the oral cavity by a attachment. This attachment is known as lingual frenulum. अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फ्रेनुलम. तो lingual frenulum या फिर frenulum attaches the tongue, नीचे वाला part of the tongue, to the base of the oral cavity, floor of the oral cavity. द अपर सरफेस ऑफ द टंग, जो ऊपर का सरफेस होता है उसे टेक्निकली हम डोर्सल सरफेस भी बोलते हैं. डोर्सल सरफेस, आई विल जस्ट राइट डोर्सल सरफेस. द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज ऑल्सो नोन एज द डोर्सल सरफेस, हैज स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज द पेपिले. सो व्हाट आर पेपिले? दीज आर द स्मॉल छोटी छोटी प्रोजेक्शंस जो होती हैं जो टंग के ऊपर होती है, सरफेस पे ऊपर वाले पार्ट पे, उन्हें पेपिले बोलती हैं. और इनमें से कुछ पेपिले के क्या होते हैं? टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? सो इट कैन बी पेपिले. एक्चुअली पेपिले भी 3 तरह की होती हैं, तो जब हम ग्रैंड वीडियोज में फंडामेंटल्स पूरा पढ़ेंगे तब हम इसका भी डिस्कस करेंगे. नाउ द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट pharynx. So there is something called pharynx which serves as a common passage of food and air. तो हमारी ओरल कैविटी तो अंदर का मुंह हो गया. उसके बाद हम पीछे जो गले में, गले से जस्ट ऊपर हलक हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज. इसमें क्या है कि विंड पाइप भी उधर ही है और आपका ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप भी उधर ही है. सो विंड पाइप एंड फूड पाइप का जो कॉमन पैसेज है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नोन एज द फेरिंग्स. नाउ आप सोचते हो कि जब हम खाना खा रहे हैं तो नाक में क्यों नहीं जा रहा? स्टूडेंट्स, अगर हमने जो खाना खाया है अगर वो फूड पार्टिकल्स हमारी नाक के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाएंगे, सो दैट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हमारे लंग्स में हमारे फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं या खाने की कोई भी चीज़ चली जाती है, उसकी वजह से इसे हम बोलेंगे एस्पिरेशन. और इस एस्पिरेशन के चारों तरफ फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, इडिमा हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, इवन ह्यूमन बीइंग कैन डाई. ओके, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है. तो ये बहुत खतरनाक है. तो फेरिंग्स ऐसे कैसे दोनों ओपनिंग लेके बैठा है भाई? फूड पाइप और विंड पाइप की दोनों ओपनिंग अकेले लेके बैठा है फेरिंग्स, तो कोई ना कोई चाहिए ना रेगुलेट करने के लिए. तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक कार्टिलेजिनस, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ छोटा सा फ्लैप होता है जिसे हम बोलते हैं एपीग्लोटिस. तो होता क्या है कि जो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, और उसके ऊपर एक फ्लैप लग जाता है, फ्लैप चिपक जाता है. जब आप खाना खा रहे हो या स्वेलोइंग कर रहे हो तो वो फ्लैप क्या करेगा? वो एकदम से आपकी ग्लोटिस को यानी कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को बंद कर देगा. एंड दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स द पैसेज और स्वेलोइंग ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप. तो ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके भी बारे में. द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस prevents the entry of the food into the glottis. What is glottis? Opening of the wind pipe during swallowing. जब आप swallow कर रहे हो तो एपीग्लोटिस ग्लोटिस पे जाके ग्लोटिस का मुंह बंद कर देता है और खाना सीधा आपके ईसोफेगस में, फूड पाइप में चला जाता है. Now what is ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं? The ईसोफेगस is a thin, ईसोफेगस is a thin long tube, छोटी सी long tube है, which extends posteriorly, it passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag called stomach. Esophagus यहाँ से pharynx से शुरू होके आपके स्टमक तक जाती है. स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है. जब मैं बोलता हूँ जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक है, इसका मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट. शेप कई बार पूछी जा सकती है. तो
जो ईसोफेगस से होता हुआ आपका फूड नीचे जाता है आपके स्टमक में, ओके। तो ये जो ट्यूब है ये पोस्टीरियरली मतलब मैं आगे, मेरे आगे वाला एंटीरियर, मेरे पीछे वाला पोस्टीरियर, तो ये टंग से, ओरल कैविटी से, टीथ से पोस्टीरियर है, पीछे की साइड सिचुएटेड है, राइट, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। सो इट पासिस थ्रू नेक, दिस इज कॉल्ड थोरैक्स, जहाँ पे हमारे लंग्स, रिब्स पूरी कैविटी बनाते हैं उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरैक्स। एंड फिर डायफ्राम को पियर्स करती है और जाती है अपर एब्डोमेन में, जहाँ पे जे शेपेड स्टमक बैग रखा हुआ है और उसमें जाके एक स्फिंक्टर के थ्रू ओपन हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो क्वेश्चन हियर कैन बी आस्क्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ट्रैवर्स्ड बाय esophagus? So answer can be neck, thorax and diaphragm. These all are traverse, and कोई चौथा ऑप्शन दे देंगे आपको लोअर एब्डोमेन या कुछ भी दे देंगे, ठीक है, वो आंसर नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर हाईलाइट। जे शेपेड बैग इज स्टमक। सो पूछा जा सकता है स्टमक कैसा बैग है, दैट इज अ जे शेपेड बैग। नाउ जब हमारा ईसोफेगस जा रहा है आपके स्फिंक्टर में, राइट, तो जैसे मैं आपको बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी योर ईसोफेगस एंड दिस ईसोफेगस विल एंटर, यहाँ पे एक वॉल बन जाती है और एक जे शेपेड स्ट्रक्चर में जाके ये एंटर करती है, ठीक है। ये स्टमक होता है, स्टमक के भी 4 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस तरह से छोटे छोटे डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होती है, इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है स्फिंक्टर एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो फूड पार्टिकल्स हैं जो ईसोफेगस से स्टमक में जा रहे हैं उसको रेगुलेट करता है। वो एक साइड वॉल होता है, कोई भी वॉल हमेशा एक साइड वॉल होती है, तो वो उसको अंदर तो एंट्री करा देंगे स्टमक में, वापस नहीं आने देंगे। अगर प्रेशर बिल्डअप होता है स्टमक में, वापस आना चाहे तो वापस नहीं आने देती। ये कौन सी वॉल है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल। कैसे याद करें, गैस्ट्रो को हम बोलते हैं स्टमक, स्टमक के बारे में कोई भी चीज़ आएगी जैसे गैस्ट्राइटिस है, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो सब स्टमक से रिलेटेड होती है। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेगस मतलब ईसोफेजियल। सो वो वॉल जो बिटवीन ईसोफेगस एंड गैस्ट्रो दैट इज स्टमक है, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नाउ if I go ahead with this particular thing only, so we can see here that the stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity. स्टमक कहाँ पे होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन में होगा एब्डोमेन कैविटी के, एंड इट हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। 1 इज कार्डियक, सेकेंड इज फंडिक, थर्ड इज बॉडी, फोर्थ इज पाइलोरिक। ओके, फिर से पढ़ते हैं। अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। नाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, जो आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कौन से पार्ट ऑफ स्टमक में जाके ओपन होता है, एंड आंसर विल बी कार्डियक। ओके, क्यों, क्योंकि हमने देखा ना ईसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक, तो ऑब्वियसली गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग पे ही है, राइट। फिर एक फंडिक रीजन है, एक बॉडी है, क्वेश्चन कैन बी मेन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक कैन बी कॉल्ड एज दैट इज बॉडी, एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा पार्ट स्टमक का इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दैट इज योर पाइलोरिक। ये 4 हैं। अब ये हो गया स्टमक, स्टमक से हम बड़े इंटेस्टाइन की तरफ। तो जब हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन भी हमारी 2 हुई, एक हुई स्मॉल, एक हुई लार्ज। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। अ सी शेपेड ड्यूडेनम, पहला होगा आपका ड्यूडेनम। अ लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, दूसरा होगा आपका जेजुनम। अ हाईली कोइल्ड इलियम, तीसरा होगा आपका इलियम। सो रिमेंबर, मैक्सिमम कोइल्स किस में पाई जाएंगी, इलियम में। सो इलियम इज अ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ द intestine, that is small intestine. The opening of the stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter. हमें पता है कि pyloric part of the stomach opens into the intestine. अब जो ये pyloric part of the stomach है जो कि intestine में open हो रहा है, यहाँ पे भी एक wall लगा दी भगवान ने, और इस wall का नाम क्या दिया, pyloric sphincter। क्यों दिया, ये तो उसके साइंटिस्ट ने दिया होगा ऑब्वियसली। pyloric
स्फिंक्टर इसलिए क्योंकि ये वाले पोर्शन को स्टमक के हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, राइट। नाउ इलियम opens into the large intestine. It consists of a cecum, colon and rectum. अब जो ये इलियम है उसने कनेक्शन दिया आपको लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है that will further have three parts. What are the three parts here? One is cecum, then you have colon, then you have the third one, that is your rectum. Okay, now if we see here, ileum opens into the large intestine, cecum, colon and rectum. Cecum is a small blind sac. अब हम cecum की बात करेंगे, it is a small blind sac. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली, इसमें रहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बायोटिक हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो आप प्रोबायोटिक वगैरह यूज़ करते हो, सो दीज आर गुड, एक्चुअली दीज आर गुड फॉर डाइजेशन। तो ये जाके सीकम में आपके इनहेबिटेंट हो जाते हैं। फिर होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि प्रेजेंट होता है या एक्सटेंशन होता है आपके सीकम का ही, ओके। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, दैट इज़ योर, इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, ओके। तो हम तीन चीज़ें याद रख लेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं सीकम में। इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, इट इनहेबिटेट्स द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट has a narrow finger like tubular projection, vermiform appendix, which is a vestigial organ. It is also going to arise from cecum, right? This is the first part of your large intestine. Now coming to the middle part, after cecum it is going to open into the colon. cecum के बाद colon आ जाता है। colon is divided into 4 parts. अब ये जो colon है ये further आपके 4 parts में divide है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि शायद ज़रूरत है कि मैं आपको शो करूं ये वाला पर्टिकुलर फिगर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में, तो ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर कोलोन, ओके। ये वाला पार्ट जो कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, दैट इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन। जो ये ट्रांसवर्स वे में जा रहा है, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर कोलोन। फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज नोन एज द डिसेंडिंग कोलोन। एंड देन देर विल बी अ एस शेपेड कोलोन। यहाँ पे ये जो एस शेपेड बन रहा है, दैट इज नोन एज द सिग्मोइड कोलोन। एंड देन इट विल बी ओपनिंग आउट इनटू द एनस, राइट। सो गोइंग बैक, so ascending, transverse, descending and sigmoid colons are going to be the colons. The descending part opens into the rectum, which opens out through the anus, right? Now after we have read about the large intestine, we are going to talk about the thickness of the alimentary canal. Actually एक चीज़ होती है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप से टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम माउथ टिल एनस, जो पूरी ट्यूबिंग बनी हुई है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल बड़ा है, उसको हम क्रॉस सेक्शन में काट लेंगे। उसको काट लेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू द रेक्टम पोसेस 4 layers. How many layers? 4 layers. What are the name of the layers? Serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa is the outermost layer, muscularis सेकेंड नंबर की बाहर से, सब म्यूकोसा थर्ड नंबर की बाहर से, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर, ओके। तो अगर मैं इसी का भी आपको दिखाऊं फिगर, सो दिस इज द सीरोसा। सीरोसा के बाद आते हैं आपकी मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस एक्चुअली 2 लेयर की बन के बनती है। जो आउटर लेयर है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये मस्कुलरिस है इसकी 2 लेयर है, एक है इनर और दूसरी है आउटर। जो आउटर है वो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और जो इनर है वो है आपकी सर्कुलर। लेकिन आप जब फिगर देखते हैं तो ये गोला गोला देख रहा है, तो आपको ये सर्कल जैसा दिख रहा है, पर एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। एक बैंगन जैसी आकृति है, लंबी लंबी मसल्स की आकृति है, जिसको आपने बीच में से काटा, इसलिए आपको ये सर्कल दिख रहा है। सेम वे अगर आपका पूरा एक डिस्क शेप ले लें, सीडी ले लें,
और उसको बीच में से काट दे तो आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो याद रखिए आउटर लेयर इज ऑलवेज, भले ही हमें आपको ये सर्कल दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज़ अ longitudinal layer, and the inner layer which is just looking like small rods, actually it is a circular layer. तो ये एक बात थी जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई शोड यू द फिगर. सो आउटर इज सिरोसा, देन यू हैव मस्कुलरिस. मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स, वन इज outer that is longitudinal and then second is circular that is also seen here. अब आप ये देखिए कि एक और लेयर हो सकती है यहाँ पे ओब्लिक मसल लेयर, किसी किसी में पाई जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन एक्चुअली, ओके, फिर हम थर्ड लेयर भी देख लेंगे. थर्ड लेयर ये वाली, ये क्या है, सेकेंड लास्ट है अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज द सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा, ओके, दिस वन. देन जो लास्ट में अंदर की तरफ होगी, जो इनर एरिया या फिर ल्यूमेन, जो भी खाली एरिया होता है, जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर पूरा खाली स्पेस है, जो खाली स्पेस की तरफ एरिया होता है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं. और जो ल्यूमेन की साइड है उसको, यहाँ को हम इसको खाली स्पेस को ल्यूमेन बोलेंगे, और ल्यूमेन की तरफ जो है इसको हम बोलेंगे म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाद आएगा सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा के बाहर आएगा मस्कुलरिस. मस्कुलरिस के बाहर आएगा सिरोसा. ऐसी 4 लेयर है. अब ये क्या है कि स्टमक में थोड़ा सा और रूप बना लेती हैं, इंटेस्टाइन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेती हैं, तो ये फ्रॉम माउथ से लेके एनस तक मॉडिफिकेशन कर सकती हैं चारों लेयर. तो इससे आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए. सो लेट्स गो बैक टू द NCERT टेक्स्ट. Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium. So जो outermost layer है, यानी कि basically it is a covering, thin mesothelium बोला है, यानी कि it is known as the epithelium of visceral organ. Visceral organ मतलब जैसे आपका liver हो गया, stomach हो गया, ये होते हैं visceral organ, जो हमारे पेट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर है, वो visceral organ हुए. So this is known as the epithelium of visceral organ, serosa. राइट, या इसे हम बोल सकते हैं मीजोथेलियम, जो कि बनेगा एपिथेलियम के साथ, प्लस देयर विल बी कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होगा. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मीजोथेलियम. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ विसरल टिश्यूज विद कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मीजोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विसरल टिश्यू विद सम connective tissue, that is going to be your serosa. Mesothelium is going to be your outer layer of the visceral organ plus connective tissue, both मिलके हमारा बनाएंगे serosa. If there is any doubt you can ask me later. Muscularis, muscularis किससे बनता है, स्मूथ मसल से बनता है. आउटर मसल्स कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल. इनर मसल्स कौन सी होंगी, सर्कुलर. ठीक है. सो स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. एन ओब्लिक मसल लेयर में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन सम रीजन, और एक ओब्लिक भी पाई जा सकती है. द सब म्यूकोसल लेयर, अब इसके बाद आती है सब म्यूकोसा, इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. सो जो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू बनता है जो कंटेन करता है नर्व्स, ब्लड वेसल्स और आपके लिम्फेटिक वेसल्स, वो होता है सब म्यूकोसा. अब इंपॉर्टेंट, ड्यूडोनम. ड्यूडोनम क्या है, ड्यूडोनम इज योर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो ये ड्यूडोनम है, ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में भी. तो यह क्वेश्चन बनेगा कि सब म्यूकोसा में ज़्यादातर ये 3 चीज़ें पाई जाती है, लेकिन किसी एक ऑर्गन में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, वो बताइए. उसका नाम हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम. राइट, नाउ दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स. जो the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. हमने पढ़ा है कि जो innermost layer है, lumen मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ, तो वो mucosa होगी. राइट, तो जो ये mucosa है, this layer forms irregular folds called rugae in stomach. Again very important, make it read. fold जो पाए जाते हैं रुगाए के, वो किसके बने होते हैं स्टमक में, वो होते हैं म्यूकोसा के. या क्वेश्चन हो सकता है कि म्यूकोसल फोल्ड फाउंड इन द स्टमक आर नोन एज रुगाए. ओके, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बोलते हैं विलाई. ओके, ऐसे फोल्ड्स बना लेती है म्यूकोसा, यानी कि विलाई और रुगाए दोनों म्यूकोसा का ही मॉडिफिकेशन है. द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस microscopic projections called
माइक्रोविलाई। अब जो ये विलाई है, विलाई क्या है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विच आर सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दीज आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। होता क्या है स्टूडेंट, जो इलियम होती है उसमें बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मोस्टली इलियम में होता है, तो हमें चाहिए कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंक्रीज मतलब एब्जॉर्ब कर पाए। इसीलिए ये विलाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, आपके इलियम में। अब इस इलियम में अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो छोटी छोटी माइक्रोविलाइज भी होती हैं। सेल्स जो लाइन करती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोविलाए, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो करती हैं। तो यानी कि ये हो गई आपकी विलाए और इस पे छोटी छोटी माइक्रो विलाए आ जाएंगी, तो इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे ये ब्रश बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो क्वेश्चन बनेगा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इज सीन इन, दैट इज सीन इन माइक्रोविलाए, या फिर ये भी बोला जा सकता है इन द इलियम, राइट। तो वो तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको डिसाइड करना होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली। These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal. बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो ये है ये आपका हो गया विलाई। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये हो गई आपकी विलाई। अब विलाई में क्या क्या सप्लाई हो रही है, इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, चाहे वो आर्टरी हो चाहे फिर वो वेन हो, दोनों चीज़ें होंगी। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी, ठीक है, और छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी वहाँ पे। ये दिख रहा है ना जो ये यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, और देयर विल बी लिम्फेटिक चैनल्स जिनको हम बोलेंगे लैक्टील। तो ये लैक्टील एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, याद रख लेना। लैक्टील किस में पाई जाती है, विलाय में, और इट इज़ अ लार्ज लिम्फ वेसल जिसको हम लैक्टील बोलते हैं। अब आ जाओ म्यूकोसल एपिथेलियम जो है, जो म्यूकोसा है, मतलब लास्ट में जो इनर मोस्ट है वो क्या है, उसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ओके, सो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, विच सीक्रेट म्यूकस दैट हैज़ इन ल्यूब्रिकेटिंग। म्यूकोसल ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, जस्ट सेकेंड, ग्लैंड्स इन द स्टमक जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो जो ये म्यूकोसा है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएंगे, और जो ये म्यूकोसा है इसमें गोबलेट सेल्स भी होंगी जो कि म्यूकस सीक्रेट करेंगी, और ये क्रिप्स ऑफ लेबरकुन भी बनाएंगी। सो व्हाट इज दिस क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, ये क्या है, क्रिप्स बन जाते हैं विलाई के बीच में। ये विलाई दिख रही है, इनके बेस ऑफ द विलाई पे ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ये एरिया, इसको हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। ये यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया है that is called as crypt of Labarcon, that is seen at the base of villi, and this is the modification of the mucosa and it is seen in the small intestine. अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो intestine लिखा है सर, अब क्योंकि विलाई ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में शो हो रही है, प्लस इसका प्रूफ आ गया यहाँ पे फिगर दे रखा है और इसमें लिखा है सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में आपको क्रिप्स दिखा रखे हैं। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुने आर सीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। All the four layers, serosa, mucosa, muscularis, submucosa, these layers shows modification in different parts of the alimentary canal. So this was about your 16.1.1 यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में हमने पूरा का पूरा NCERT पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, प्लस हाईलाइटिंग सब आपको समझाई है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो दिस इज द सेकेंड सब टॉपिक एक्चुअली। सो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड 3 ग्लैंड्स। कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पेनक्रियास। ओके, नाउ सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, पहला है पैरोटिड जो कि आपके चीक्स में पाया जाता है, दूसरा हुआ सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है तो कंफ्यूज मत होना। सो सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाए जाते हैं आपके लोअर जॉ में, एंड देन द सब लिंगवल आर फाउंड बिलो द टंग। सब लिंगवल, लिंगवल मतलब टंग होता है, और बिलो द टंग इज मीन्स सब लिंगवल, लिंगवा के नीचे, टंग के नीचे, राइट। These glands situated just outside the
बकल कैविटी। अब ये बात ध्यान रखिए, इसकी पोजीशन है जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, नॉट इन द बकल कैविटी, ओके। And they secrete salivary juices into the buccal cavity, and they keep secreting their secretion into the salivary secretion या saliva into the mouth, that is your buccal cavity. Now this was the first gland, salivary gland. Now coming to the second gland, that is known as the liver. Liver is the largest gland of the body. Largest important हो जाता है, पूछा जा सकता है question. Largest gland of the body, its weight is 1.2 to 1.5 kilogram. That's why I have highlighted it in green. 1.2 to 1.5 kilogram in an adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. How many lobes does the liver have? 2 lobes. The hepatic lobules are the structural and functional units of the liver containing hepatic cells. Now question can be, what are hepatic lobules? These are the structural and functional unit of the liver. जैसे structural and functional unit of the body is cell, ऐसे ही structural and functional unit of the liver is hepatic lobules. और hepatic lobules में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी hepatic cells होती हैं which are arranged in the form of cords. तो जो hepatic cells होती है वो लंबी लंबी cords की फॉर्म में, लंबी लंबी रस्सियों की फॉर्म में ऐसे अरेंज होती हैं, और जब ये अरेंज होती हैं ये एक पूरा एक बनता है, इसे बोलते हैं हम लोब्यूल। अब जो ये लोब्यूल है इसके ऊपर एक छोटी सी थिन लेयर ऑफ कैप्सूल भी आती है, थिन लेयर भी आ जाती है, थिन कवरिंग आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। सो hepatic cells are in the form of cords, that is your hepatic lobules. Each lobule is covered by thin connective tissue sheath. Again you can make it red, thin connective tissue sheath called the Glison's capsule, and that can be asked in the exam. This is an important terminology. The bile secreted by the hepatic cells. hepatic cells जो हैं, जो कि अरेंज हुई थी बहुत सारी कोड्स में और उन्होंने बना दिया था hepatic lobule. hepatic lobule की कवरिंग आई थी कनेक्टिव टिश्यू शीथ से, जिसे हमने बोला था ग्लिसन्स कैप्सूल। अब ये फंक्शन क्या है हेपेटोसाइट्स का या फिर हेपेटिक सेल्स का? जो फंक्शन है दैट इज द बाइल सिक्रीशन. हु सिक्रीट्स बाइल? बाइल इज सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल्स. नाउ जो बाइल सिक्रीट हुआ हेपेटिक सेल से, दैट विल पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स. ये डक्ट से होते हुए, डक्ट मतलब छोटी छोटी नलियाँ, राइट, छोटी छोटी नलियाँ से होते हुए इट विल गो टू द गॉल ब्लैडर एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स, मतलब इसमें अगर पहले पानी ज़्यादा था तो उसका पानी निकाल के उसको पूरा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा आपका गॉल ब्लैडर. सो फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल. बाइल इज सिक्रेटेड बाय हिपेटोसाइट्स, जिसे हम हिपेटिक सेल्स भी बोलते हैं. व्हाट इज द structural and functional unit of the liver? That is your hepatic lobules. What is the covering of the hepatic lobules? That is your Glison's capsule. यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? तो ये hepatic duct से होता हुआ जो the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular cells called the gallbladder. The duct of the gallbladder is known as cystic duct. Important. Along with the hepatic duct form the liver. Okay. hepatic duct from the liver forms the common bile duct. तो बेसिकली क्या होता है कि जो बाइल है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम हिपेटोसाइट्स और हेपेटिक सेल्स बोथ आर द सेम थिंग. ओके, सो होता क्या है कि hepatocytes will be there and these hepatocytes are going to produce bile. अब जो ये bile produce हुआ that has to reach to you know to the secretion area, right? So होता क्या है इसमें स्टूडेंट्स, जो बाइल है वो छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू निकलता है एंड वो ट्रेवल करता है. तो जो ये छोटी छोटी डक्ट्स हैं इनको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट्स. जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं उनको बोलेंगे हम हेपेटिक डक्ट्स, और वो डक्ट्स मिलके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट्स बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं. अब क्योंकि कॉमन हेपेटिक डक्ट ये बनी, अब होना क्या है कि इसको यहाँ से निकल के जाना था किसके पास? आपके गॉल ब्लैडर के पास. गॉल ब्लैडर में क्या करना था? जाके स्टोरेज करानी थी एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड होना था, राइट? तो अब गॉल ब्लैडर की भी एक छोटी सी
क्या बोलते हैं, एक डक्ट है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो क्या होता है कि जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है दैट मर्जेस और दैट कंबाइन और मीट्स द cystic duct. Cystic duct is the duct of gallbladder, and these two together are known as the common bile duct. Common bile duct. अब जो ये कॉमन बाइल डक्ट है ये फर्दर क्या करती है कि ये एक और डक्ट से मीट करती है और उसको भी मिला लेती है अपने में, तो दोनों मिलके देर इज अनदर डक्ट दैट कम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज, सो दैट इज नोन एज द पेनक्रिएटिक डक्ट। तो ये पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट फर्दर एक डक्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं हिपेटो। हिपेटो मीन्स लिवर, एंड पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक मीन्स पेनक्रियाज डक्ट। So this particular duct which is formed by the combination of common bile duct and the pancreatic duct, it is known as the hepatopancreatic duct. So हमने पढ़ा है कि जो cystic duct है and the hepatic duct from the liver forms the common bile duct. It is very important. The bile duct and the pancreatic duct open together into duodenum एज द कॉमन हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। सो जो ये हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है वो कहाँ ओपन होगी, दैट इज गोइंग टू ओपन इन द ड्यूडेनम, एंड दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन। अब ये ड्यूडेनम में खुल तो रही है, क्या इसकी भी कोई वॉल है, कोई इसके पास इस पे भी स्फिंक्टर है? यस, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के ड्यूडेनम से खुलने से पहले रेगुलेट करने के लिए या गार्ड करने के लिए देयर इज अ स्फिंक्टर which is known as the sphincter of ODI. Again, very potential question for MCQs, that sphincter of ODI is the sphincter that is present in the duodenum to guard the hepatopancreatic duct, right? Now the pancreas, it is compound, right? Means both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. तो अब जो हम पेनक्रियाज की बात करें, जो नेक्स्ट अपना ऑर्गन है, पेनक्रियाज क्या है? इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? पहला, it is exocrine gland as well as it is endocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी खुद की एक डक्ट होती है, राइट? सो वो ग्लैंड्स जो अपना सीक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू कहीं पे भी सीक्रेट आउट करें उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो दे शुड हैव द डक्ट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जनरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करती है। दे जनरली कैरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू हेल्प इन डाइजेशन। और भी हो सकती हैं डक्ट, बट बेसिकली ऐसे याद रखना है अभी के लिए। एंड देन वी हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन विदाउट एनी डक्ट, उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड पे डाल देते हैं। डायरेक्ट जैसे ही उन्होंने ब्लड पे अपना सिक्रीशन डाला वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ज्यादातर वो हार्मोन्स होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं वो ज्यादातर हार्मोन्स के होते हैं और वो जाके अपने टारगेट टिश्यू पे वर्क करने जाते हैं। So endocrine glands are ductless gland and they will directly secrete their secretion into, pour their secretion into blood, and these are generally hormones. Now coming back to the pancreas which is known as the exocrine and endocrine, इसका जो exocrine function है it acts as an alkaline pancreatic juice. exocrine function में इसका जो हम मान के चलते हैं that is एक्सोक्राइन फंक्शन जो पेनक्रियास का है दैट इज इट एक्ट्स एज एन एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस। ओके, सो बेसिकली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही होते हैं, एंजाइम्स कंटेन करता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, एंड एंडो क्या है? इट इज गोइंग टू सीक्रेट सम हार्मोन्स। सो कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन नाम के हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि डायबिटीज में इम्प्लीकेटेड है, इसका इम्प्लीकेशन है। और बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर ऑप्टिमल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड में कितना ग्लूकोज है? अगर ग्लूकोज ज़्यादा है ज़रूरत से तो इंसुलिन एक्ट कर देगा, इंसुलिन सीक्रेट कर देगा पेनक्रियाज, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। ज़रूरत से ग्लूकोज कम है तो वो ग्लूकागन सीक्रेट कर देगा, तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम ये कर रहा है। अब इसकी लोकेशन और है, इसकी लोकेशन है, हमें पता है कि हमारा ड्यूडेनम सी शेपेड है, तो ये क्या है? जो ये ग्लैंड है दिस इज प्रेजेंट
between the limbs of this C-shaped duodenum, राइट। तो उनके बीच में प्रेजेंट है, और ये ऑब्वियसली जो ये डुओडेनम है सी शेपेड है, दोनों लिम्स के बीच में पेनक्रियाज इसके प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना है। अब फटाफट एक ये हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि ये आपका गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। अब दूसरा आपका डक्ट्स आ रही है लीवर से, और लीवर से आके सारी एक जगह जुड़ के एक जगह बन गई, उसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। अब ये दोनों हिपैटिक डक्ट और आपकी जो सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी यहाँ पे, और जो ये नई डक्ट बनेगी दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। So remember student, there is a difference between the common bile duct and common hepatic duct. कॉमन हेपेटिक डक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिवर से आ रही है, जबकि जो आपकी बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, वो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट के कॉम्बिनेशन से बन रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका पेनक्रियाज, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन द टू लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। अब जो ये पेनक्रियाज है, इसकी भी एक डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट अगर आप देखें, इट इज ज्वाइनिंग हियर, हियर अगर आप ध्यान से देखें तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और इस ज्वाइंट डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिगर। मैं मान सकता हूँ कि कोई क्वेश्चन जरूर इस पे नीट पे इस फिगर पे इस तरह से भी दिया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट द एनसीईआरटी थिंग। नाउ विल बी डिस्कसिंग द नोट्स ऑफ एनसीईआरटी and will be covering all the important aspects in those notes. So students will quickly go through the live NCERT notes. So these are the notes which are prepared from the vital information from the NCERT, and these are going to be instrumental in your success for the NEET, right? So start करते हैं। जो भी हम पढ़ने के अभी तक हमने पढ़ा है NCERT में, वही सब कुछ हमने रिवैम्प किया है, और आई वुड एडवाइज कि रिवीजन इज द की, और अगर नोट्स मेकिंग हैबिट किसी में भी आ जाए, इनकलकेट हो जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगेन। ओके, तो वैसे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने ही जा रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी difficult. You can directly use these notes to save your time, and yes, everything is covered here. All the questions which can be framed, we are going to discuss those after the notes also. So वो सब हम करने जा रहे हैं। Students, before I proceed, one thing I should mention that this is the high time we should start studying now, because those who have dropped for 2020-30, now they will take a gap of 1 to 2 months, and later again it will become the same stage जहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है, राइट। तो कोशिश कीजिएगा कि अभी से धीरे धीरे अपनी स्पीड बनाने की शुरू करें। जो 11th क्लास में है, आई वुड रिकमेंड कि अभी के अभी यू आर गोइंग टू लर्न वट एवर आई एम टीचिंग, बिकॉज कंपटीशन इज गेटिंग टफर एंड टफर ईच ईयर। ओके, हर एक साल बाद जो पिछले साल के ड्रॉपर्स है ना, दे विल बी एडिंग अप, और दे विल हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, बट अगेन फ्रेशर्स आर द वन हु टॉप द एग्जाम्स, राइट। तो ध्यान रखिएगा, रिपीटर्स जो हैं वो ध्यान रखिए कि अभी हर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम को यूज करिए, बिकॉज आपको 20 बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। ओके, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना कराया जा रहा है क्लास में, तुरंत के तुरंत खत्म करिए। बिलीव मी, यू विल फाइंड दिस नीट थिंग अ वेरी इजी टू डू थिंग, और 2 साल बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, चलो अभी तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मोटिवेशन चलता रहेगा। तो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी 16.0, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं, इफ यू सी द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमें मालूम है मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड 3 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट। फिर what are the things that are required in small quantities? These are going to be vitamins and minerals. Now students, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, these are basically बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड हमने पढ़ा है कि जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। तो क्या होता है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, दे हैव टू बी डाइजेस्टेड,
right? But it is opposite in the case of your vitamins and minerals. They do not require any digestion and they will be directly absorbed by the body, because vitamin की simplest form vitamin ही है, मिनरल्स की सिंपलेस्ट फॉर्म मिनरल्स ही है, राइट? तो ये एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। फिर आपको मालूम है रोल ऑफ फूड। ऑब्वियसली आप फूड कब खाते हैं? जब आपको एनर्जी चाहिए होती है, या बेसिकली एनर्जी के लिए ही फूड खाया जाता है। उसके अलावा इट विल प्रोवाइड यू द ऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे कि आपकी अगर बॉडी का मास बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए सबके लिए रॉ मटेरियल लगता है, तो वो फूड से आता है। उसके अलावा अगर कहीं चोट लग गई है तो रिपेयर करना है, राइट? रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, डेली रिजुविनेशन होता है टिश्यूज का, उन सब के लिए भी आपका फूड की जरूरी है। सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई जैसे आपका प्रोटीन्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ब्रेक डाउन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी भगवान ने इस तरह से डिजाइन की है कि वी कैन एब्जॉर्ब ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड कंपोनेंट्स को वो धीरे धीरे सारी सेल्स को पहुंचा देती है थ्रू ब्लड, राइट? तो अब जो कॉम्प्लेक्स है उनको सिंपल में तोड़ना है। तो जो प्रोटीन है एक कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल हुआ अमीनो एसिड। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ ग्लूकोज। आपके फैट्स का हुआ फैटी एसिड्स। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज योर डाइजेशन. It is a combination of two things. One is your mechanical and another is a biochemical method. मैकेनिकल से क्या समझे? जैसे आप च्यू कर रहे हो, मास्टिकेशन कर रहे हो, तो मुंह में जैसे खाना गया, मास्टिकेशन किया, आपने क्या किया? टीथ यूज किए, हार्ड मटेरियल्स, राइट? बायोकेमिकल क्या है? जो सलाइवा है, सलाइवा में एंजाइम्स है, जैसे कि टाइलिनी आगे आएगा तो याद मत करिए, बस ये समझिए सलाइवा में कुछ एंजाइम्स है जो कि फूड का बायो कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं, केमिकल बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन बेसिकली चेंज कर रहे हैं, माल्टोज को बेसिकली ये डाइजेस्ट कर रहा है, राइट? इसीलिए बोला जाता है कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी इटसेल्फ. ओके, so yes, this is about the introduction. Now coming to our first heading, that is your digestive system. And we know human digestive system is made of alimentary canal, जिसे हम gastrointestinal tract भी बोलते हैं, that starts from mouth to the anus, and there are certain associated glands, salivary glands, liver and pancreas, which both together form your digestive system. तो digestive system किससे बनता है? एक तो आपका alimentary canal से, और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स और उसके सिक्रीशन से, जिन्हें हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पहली चीज एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा इसका एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? सबसे पहला है आपका बकल कैविटी, जो आपने ओरल कैविटी है, राइट? उसके बाद आफ्टर ओरल कैविटी देयर विल बी फेरिंग्स। फेरिंग्स से दो चीजें निकलती है, एक तो आपका ट्रैकिया निकलता है जो कि विंड पाइप होता है, दूसरा आपका ईसोफेगस निकलता है जो कि आपका फूड पाइप होता है। तो जो फूड पाइप है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब वो ईसोफेगस जाते जाते वो कहाँ जाता है? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में, जे शेपेड स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक बोलते हैं, उसमें जाके खुलता है। वहां से स्टमक से पाइलोरिक पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए थ्रू योर एनस इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो स्टमक इज देयर एंड देन इंटेस्टाइन इज देयर। इंटेस्टाइन में कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हुआ आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक सी शेपेड स्ट्रक्चर है और ये कनेक्टिंग पॉइंट है स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो स्टमक है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से इसमें गार्डेड होता है कि जो भी चीजें स्टमक से आपके ड्यूडेनम में आ रहे हैं, बीच में एक स्फिंक्टर हो, एक गार्ड करने वाला हो, एंड दैट इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर। देन देयर इज जेजुनम। जेजुनम क्या है? मिडिल लॉन्ग कोइल्ड एरिया। देन देयर इज इलियम। इलियम क्या है? हाईली कोइल्ड एरिया जिसमें बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती है। पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब पढ़ेंगे। कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज सीकम। सीकम क्या है? ऐसे याद करिए तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और
जो आपका सीकम है उसमें ही एसोसिएटेड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है वो भी होता है. देन देर इज कोलोन एंड देन देर इज रेक्टम. कोलोन अगर हम देखें तो देर विल बी एन असेंडिंग थिंग, ascending colon, transverse colon, downwards that is descending colon, and then there will be a S-shaped sigmoid colon. और उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन के बाद आपका ये आएगा रेक्टम, राइट. तो यस, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, these are the things that are going to work here in the large intestine. Associated glands, salivary glands, liver and pancreas. These are the associated glands. I hope it is you have got a clear idea. अब एक एक चीज़ को एलिमेंट्री कैनाल के अच्छे से हम पढ़ेंगे. तो एलिमेंट्री कैनाल की जब बात करते हैं, इट बिगिंस विद द ओरल कैविटी विच इज़ योर माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस. सो एनस से ये ओपन आउट होगा. ओरल कैविटी में अगर आप बात करें तो हमारे टीथ है, हमारी टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है. सलाइवरी ग्लैंड आर नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द बकल कैविटी बट दीज आर स्लाइटली आउटसाइड द बकल कैविटी. तो हम पढ़ेंगे पहले टीथ और टंग ध्यान से. सबसे पहले टीथ पे आए. टीथ क्या है? दीज आर द हार्ड chewing surfaces of the teeth which is made up of enamel. Okay, enamel से बनी होती है and enamel is the hardest substance, hardest tissue in the body. And it helps in the mastication of food. What is mastication? Churning of food, breaking down of the food with the teeth, right? That is a mechanical form. Enamel is the hardest substance of the body and it is secreted by cells which are known as ameloblast. Okay. अब कौन कौन से टूथ होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? पहले आगे के होते हैं इंसाइजर्स. दो होते हैं इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर. फिर तीसरा टूथ होता है आपका कैनाइन. फिर उसके बाद दो होते हैं आपके प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर. और उसके बाद होते हैं आपके तीन मोलर्स, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर. ये बात कर रहा हूँ मैं एडल्ट्स की, राइट. जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं उसमें प्री मोलर्स नहीं होता और थर्ड मोलर नहीं होते. तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा. पहले जो इंसाइजर्स होते हैं, आगे वाले दांत, जो इंसाइजर्स होते हैं दीज आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. जो आपके कनाइन होते हैं दीज आर यूज फॉर टीयरिंग फूड एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्निवोर्स. पहले एक बार क्वेश्चन आया करता था कि रैबिट्स में क्या नहीं पाया जाता. रैबिट्स में कैनाइन्स नहीं पाए जाते क्योंकि वो पूरी तरह से हर्बीवरस, राइट. फिर आ जाओ प्री मोलर्स. प्री मोलर्स किस में पाए का फंक्शन क्या है? चूइंग, अच्छे से चू करना और चर्निंग ऑफ द फूड. सेम वही मोलर्स का, क्रशिंग ऑफ द फूड एंड चूइंग ऑफ द फूड, राइट. तो प्री मोलर और मोलर का सेम है, क्रशिंग, आगे वाले दांतों का इंसाइजर का कटिंग और कैनाइन का मांस को फाड़ना या फिर फ्लैश को फाड़ना, राइट. नाउ कमिंग टू द डेंटल फॉर्मूला. जैसे कि मैंने आपको बताया इंसाइजर्स होते हैं आपके दो, कैनाइन होता है एडल्ट में एक, ठीक है. प्री मोलर होते हैं फर्स्ट प्री मोलर और सेकंड प्रीमोलर दो, एंड देन होते हैं आपके मोलर्स तीन. तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 2123, 2123 बाई 2123 एंड दैट इज सीन इन द एडल्ट्स. अब चिल्ड्रन में क्या होता है स्टूडेंट्स? चिल्ड्रन में क्या होता है कि इंसाइजर्स तो दो होंगे, कैनाइन भी एक होगा, लेकिन प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन एंड थर्ड मोलर इज एब्सेंट, ओनली टू मोलर्स आर प्रेजेंट. सो आंसर क्या होगा इसका? 2102. 2102 by 2102 is going to be the dental formula in children. I hope it is clear. So basically deciduous dentition में 20 टीथ होते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं. 20 टीथ जो होते हैं इसका मतलब यह है कि एक साइड में, एक क्वाड्रेंट में, हाफ में आपके 5 टीथ होंगे, ठीक है. तो कौन से मिसिंग होंगे? दोनों प्रीमोलर और एक थर्ड मोलर. जबकि एडल्ट में एक क्वाड्रेंट में, एक हाफ में 8 टीथ होंगे जो कि सारे के सारे प्रेजेंट होंगे. ऑब्वियसली बच्चों में तो कम होता है, राइट. तो क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिडस डेंटिशन में कौन सा टीथ नहीं पाया जाता? दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीमोलर. नाउ हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है एनसीईआरटी में. एक तो हमने पढ़ा है डाइफायोडोंट, एक हमने पढ़ा है थीकोडोंट और हेट्रोडोंट. डाइफायोडोंट क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी के लाइफ टाइम में दो सेट्स ऑफ डेंटिशन आए उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट. मोनोफायोडोंट क्या हुआ? किसी के लाइफ टाइम में केवल एक बार दांत आए, एक बार टूटे तो दोबारा ना आए. पॉलीफायोडोंट क्या हुआ कि किसी के डेंटिशन में दो से ज्यादा बार, तीन या तीन से ज्यादा बार टीथ आए. तो ह्यूमन बीइंग इज अ डाइफायोडोंट. और उसके आपने देखा होगा कि इंसाइजर्स बच्चों में भी आते हैं, फिर बाद में टूट के बड़ों में आते हैं. कैनाइन्स बच्चों में आते हैं, टूट के बड़ों में आते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स की जगह
प्री मोलर्स आते हैं और फिर 3 मोलर्स अलग से आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो डाइफायोडोंट है, ह्यूमन बीइंग इज अ डाइफायोडोंट। उसके अलावा जो मोनोफायोडोंट है, अगर हम कौन सा टूथ मोनोफायोडोंट है हम माने, तो प्री मोलर्स केवल लाइफ में एक बार आते हैं और थर्ड मोलर और बेसिकली मोलर्स भी लाइफ में एक ही बार आते हैं, तो इसलिए इनको मोनोफायोडेंट की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। पोलीफायोडेंट अपीयर्स मोर देन ट्वाइस इन लाइफ, दैट इज फिश एंड एम्फीबियंस में पाया जाता है। थीकोडोंट क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक जॉ होता है, जो में सॉकेट जैसा होता है, टीथ क्या होते हैं उस सॉकेट में फिट हो जाता है, दैट इज नोन एज द thecodont arrangement of the teeth, right? That is also seen in human beings. Then there is something heterodont. Heterodont का मतलब है कि it is not homo. Homo का मतलब क्या होता है? Homo का मतलब होता है कि सबका सेम, right? तो hetero का क्या हुआ? Hetero का मतलब हुआ कि टीथ सारे सेम नहीं है। इंसाइजर्स कैनाइन से डिफरेंट है, कैनाइन प्रीमोलर से डिफरेंट है, प्रीमोलर मोलर से डिफरेंट है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट्स वाई इट इज नोन एज हेट्रोडोंट। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर एग्जाम में कि ह्यूमन बीइंग क्या है, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, ये सारे ही ऑल ऑफ द अबव इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग। Now coming to the second point, that is your tongue. Tongue is a freely movable muscular tissue and it is attached to the base of your oral cavity through a frenulum known as the lingual frenulum या खाली frenulum भी बोलते हैं। अब इसका एक डोर्सल सरफेस होता है। डोर्सल सरफेस कैसा होता है स्टूडेंट, जैसे जो ये पार्ट आपको टंग का दिख रहा है, जो बाहर ऊपर की तरफ दिख रहा है, दिस होल इज द डोर्सल सरफेस और अपर पार्ट ऑफ द टंग एंड दिस सरफेस कंटेन्स स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस। जो टंग के ऊपर स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होंगी और उन प्रोजेक्शंस के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स हो सकती हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि पेपिला भी कई तरह की होती है, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द ग्रांड लेक्चर, उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, पर अभी नहीं याद रखिए, बस ये याद रखिए पेपिला और उनमें टेस्ट बर्ड्स हो सकती है। नाउ द थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड। हमें पता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो कि पाया जाता है लोअर जॉ में, पैरोटिड जो कि चीक में पाया जाता है और सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे पाया जाता है। तो ये बात हुई आपकी बकल कैविटी के स्ट्रक्चर की। अब बकल कैविटी से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़े और ईसोफेगस की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें एक ऐसा एरिया मिला जहाँ पे ईसोफेगस भी है और ट्रैकिया भी है, फूड पाइप भी है और ट्रैकिया भी है। तो जो ये फूड पाइप है और ट्रैकिया है, तो अगर हम खाना खा रहे हैं स्टूडेंट्स और हमारा खाना अगर विंड पाइप में चला जाए तो उस फिनोमेना को बोलते हैं, एक एक्सीडेंटल फिनोमेना है, उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन ऑफ फूड। ओके, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। तो क्या होता है कि ये फूड हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ पे फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगी, वहाँ पे बहुत सारा एडिमा यानी कि बहुत सारा पानी भर जाएगा और हमें न्यूमोनिया हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है और इंसान मर भी सकता है। तो इतना खतरनाक है ये फेरिंग्स। लेकिन ऊपर वालों ने इसके लिए भी सेफ्टी मैकेनिज्म दिया है, तो उन्होंने क्या दिया, एक कार्टिलेज दे दिया, पतला सा छोटा सा कार्टिलेज दे दिया और उसका नाम दे दिया एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब भी हम स्वेलो करने वाले होते हैं तो अचानक से ये विंड पाइप की ओपनिंग को बंद कर देता है, एयर की ओपनिंग को बंद कर देता है एंड एयर की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस और इसके ऊपर आ जाता है एपिग्लोटिस, राइट। So, pharynx serve as a common passage for food and air. Epiglottis is a cartilaginous flap, elastic cartilage का बना होता है and covers glottis during swallowing and prevents the entry of food into the glottis. Opening of the windpipe को हम glottis बोलते हैं, तो उसको रोक देता है। चलो वहां से फेरिंग से होते हुए हम पहुंचे ईसोफेगस में, क्योंकि हमें पढ़ना है डाइजेशन। सो ईसोफेगस क्या है, एक लंबी सी ट्यूब है जो फेरिंग से शुरू हुई और हमारे नेक से होते हुए, थोरेसिक कैविटी से होते हुए, डायफ्राम को पियर्स करते हुए वो चली गई लेफ्ट साइड ऑफ माय एब्डोमेन एंड दैट इज नोन एज द स्टमक, राइट। तो क्या हुआ, जो इसोफेगस है इट इज अ थिन ट्यूब, इट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ है, मतलब टंग टीथ वगैरह से पीछे की तरफ है ऑब्वियसली, एंड इट पासिस थ्रू नेक, थ्रू thoracic cavity, thorax and diaphragm and connects with stomach which is a J-shaped organ। अब वो स्टमक में चली गई। अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये
रोकता है, ये गार्ड करता है एंट्री ऑफ द फूड बैक टू द इसोफेगस, मतलब एक बार स्टमक में आ गया तो वापस जाने का रास्ता नहीं है, अंडरवर्ल्ड है। ओके, एक बार उसमें आप घुस तो सकते हो पर उसे वापस आना नहीं पॉसिबल है। तो इस अंडरवर्ल्ड का डोन है हमारा कौन, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, राइट। उसके बाद एक और डोन है, अलग अलग एरिया के अलग अलग डोन है। अब वहां से आप स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, एक और नया डोन है। तो ठीक है, सबका राज अपने अपने एरिया में होता है। खैर, स्टमक इज अ जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। थोरेसिक कैविटी यहाँ तक हुआ, जहाँ तक हमारा रिब केज हुआ, उसके नीचे का एरिया इज कॉल्ड एज द एब्डोमेन, और अपर लेफ्ट पार्ट में आपका स्टमक होगा जो कि एक जे शेपेड स्ट्रक्चर होगा। अब इसके भी चार पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका ईसोफेगस ऊपर से आया, यहाँ पे आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर हुआ, और ये हो गया आपका जे शेपेड स्ट्रक्चर, ओके, और यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन निकल गई। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडिक, जो जहाँ पे ये स्फिंक्टर ओपन हो रहा है, जहाँ पे ये आपकी ईसोफेगस आ रही है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक। फिर उसके बाद जो मेन पूरा सबसे बड़ा एरिया, सेंट्रल एरिया है, मेन बॉडी है, उसको हम बोलेंगे बॉडी। और फिर लास्ट में एक एरिया होगा पाइलोरिक, लास्ट वाला एरिया जो कि जाके मिलेगा ड्यूडेनम में, उसको बोलते हैं पाइलोरिक। एंड यहाँ पे एक स्फिंक्टर होती है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो वही चीजें हैं, कार्डियक, esophagus opens in it, then we have fundus, body is the main central region, and pyloric opens in the small intestine. Opening of the stomach in the duodenum is guarded by a pyloric sphincter, right? Now, after the pyloric sphincter allows it and let the food go into the intestine, there are two types of intestine. One is small, पहले small पड़ती है, उसके बाद large पड़ती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम जो कि सी शेपेड स्ट्रक्चर है, देन देर इज जेजुनम जो कि मिडल पोर्शन है एंड इट इज लॉन्ग कोइल्ड एरिया, एंड देन देर इज इलियम जो कि हाईली कोइल्ड है एंड इट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हुए, तीन पार्ट हुए। पहला पार्ट सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। सीकम क्या है, इट इज अ ब्लाइंड सैक। क्या मिलता है इसमें, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। किसका एक्सटेंशन है ये, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब जो कोलोन है उसके चार पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड एस शेप्ड, जिसको हम सिग्मा, सिग्मोइड बोलते हैं, राइट। तो ये है। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है दैट ओपन्स इनटू द रेक्टम। अब जो ये रेक्टम है, रेक्टम इज गोइंग टू ओपन थ्रू द एनस एंड फीकल मटेरियल इज गोइंग टू बी पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेक्टम, राइट। अब स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से ऊपर की बात करें, बकल कैविटी से लेके पूरी की पूरी ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना एनाटॉमी के, यू विल सी ऑल दीज, ओके। डाइसेक्शन होता है प्रॉपर एंड वी वर अमेज्ड कि इतनी बड़ी इंटेस्टाइन इतने से एरिया में कैसे है, ओके। तो इंटेस्टाइन भी है, वहाँ पे फैट भी, सब कुछ दिखेगा आपको। तो बेसिकली अभी आप ये सोचिए कि हिस्टोलॉजी ऑफ दी वॉल क्या है, कि हमने एक इंटेस्टाइन को ऐसे, जैसे ये सीधी थी तो इसको मैंने ऐसे काट लिया, ऐसे काटने के बाद एक क्रॉस सेक्शन दिखा जो ऐसा था। अब उसको मैंने उठा के माइक्रोस्कोप में लगा दिया, तो हमने देखा कि जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन स्लाइस मैंने लिया है, जैसे ये कट कर दिया अगर, तो जो मैंने इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो जो इसकी लाइनिंग है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी लाइनिंग जो है वो चार लाइन से मिलके बनी हुई थी। जो बाहर की सबसे बाहर वाली लाइनिंग थी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो इट वुड बी ईजियर। जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग थी उसको हमने बोल दिया सिरोसा। जो सेकेंड नंबर वाली लाइनिंग थी उसमें एक्चुअली दो तरह की मसल्स थी, तीन भी पाई जा सकती है पर दो तो थी ही थी। जो आउटर थी वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी, और जो इनर थी वो डिस्क शेपेड मसल थी। तो अब एक बात देखिए, जब मैंने किसी भी चीज़ को ऐसे काटा है, तो अगर कोई लंबी चीज़ है, सिलेंड्रिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, तो जब हम उसको ऐसे काटेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन गोल गोल दिखेगा। तो ये जो बाहर भले ही आपको ये सर्कुलर दिख रहा है, ये सर्कुलर नहीं है। द आउटर लेयर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो ये इनर लेयर है आपको लंबी लंबी दिख रही है, आप सोचे कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, नहीं, ये डिस्क शेप यानी कि सर्कुलर मसल्स थी। जब हमने इसको ऐसे काटा तो ये लंबी दिख रही है, एक इसका बेसिकली डायमीटर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो
इसको हम बोलेंगे सर्कुलर। तो कई बार अगर एनसीईआरटी वाले आपको दे दें इमेज बेस्ड क्वेश्चन और उसमें पूछ लें कि विच वन, ये वाली लेयर बताइए कौन सी है, ये वाली, सो दिस इज गोइंग टू बी सर्कुलर नॉट लॉन्गिट्यूडनल। तो याद रखिएगा ये डायग्राम। उसके बाद आता है आपका तीसरा। तीसरे में क्या होती है आपकी, आ जाती है सब म्यूकोसा। थर्ड आपकी आ जाती है सब म्यूकोसा। अब जो ये सब म्यूकोसा होती है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर इसमें नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फेटिक्स होंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पर एक जगह ये भी कमाल कर दे रहा है। एक इसका इतना बढ़िया एक्सेप्शन है जो आपका थर्ड वाले का है सब म्यूकोसा का, कि ये जो ड्यूडेनम है उसमें एक तरह के ग्लैंड्स बनाता है। जो इसके मॉडिफिकेशन है, ड्यूडेनम में एक तरह के ग्लैंड्स बनाता है और उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, अभी धीरे धीरे पहले पढ़ते हैं बाहर से। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, हमेशा याद रखिएगा। थिन मेसोथेलियम क्या होती है कि हमारे अंदर जो जो बॉडी में ऑर्गन्स है, स्टमक है, तो उसके चारों तरफ एक लेयर होगी। उस लेयर को हम बोलते हैं एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, जिसका नाम हमने मेसोथेलियम दिया गया है। और थोड़ा सा इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलोंग विद मेसोथेलियम इज गोइंग टू फॉर्म योर सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। Then you have the second layer which is called as the muscularis. Muscularis में क्या होंगे, मसल्स होंगी। आउटर कौन सी होगी, आउटर होंगी लॉन्गिट्यूडनल, इनर होंगी सर्कुलर मसल, और चांसेस है कि इसमें ओब्लिक मसल्स भी कई बार पाई जाती हैं, राइट। फिर आ गया आपका थर्ड, दैट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में ज़्यादातर नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, लेकिन केवल एक एरिया है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनल ग्लैंड्स पाए जाएंगे जिनको हम बोलेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। उसके बाद आ जाइए म्यूकोसा। म्यूकोसा थोड़ा कमाल करती है, तो याद करिए जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लास्ट ही लेयर छोड़ी थी मैंने, और दिस इज गोइंग टू बी द इनर मोस्ट लेयर। ओके, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, और यही सबसे ज़्यादा कमाल करती है। यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब जो जो खोखला पार्ट है, और उसकी चारों तरफ जो लाइन कर रही है ये हो गई आपकी म्यूकोसा, राइट। सो वी कैन से कि ल्यूमेन को लाइन कौन करता है, म्यूकोसा। इट इज म्यूकोसा इज गोइंग टू बी द इनर मोस्ट लेयर। इसमें सेल्स होंगी, या तो सीक्रेटरी होंगी या एब्जॉर्प्टिव होंगी। ये करेगा लाइन ल्यूमेन को। अगर ये स्टमक में कुछ स्पेशल तरह के इरेगुलर फोल्ड्स बनाएगा जिसको हम बोलेंगे रुगाए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल विलाय और विलाय। ये स्टमक में ग्लैंड भी बनाएगा जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कुछ गोबलेट सेल्स भी होंगी इसकी मॉडिफिकेशन, जो कि सीक्रीट करेगा म्यूकस और वो हेल्प करेगा ल्यूब्रिकेशन में। एंड देयर विल बी सर्टेन क्रिप्स ऑफ लीबर कुने जिन्हें पेनेस सेल्स से बने होगा, जो जो करेंगी सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल्सो। तो हमें पता है कि विलाई के बेस पे छोटे छोटे क्रिप्स देखे जाते हैं जिसमें पेनेस सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर कुन। these generally secrete digestive enzymes, और ये मॉडिफिकेशन हुआ म्यूकोसा का। तो विलाई की अगर मैं बात करूं, विलाई क्या है, देयर विल बी सेल्स जो कि इन विलाई को लाइन करेंगी। ये जो विलाई है इनको लाइन करने वाली एक सेल्स होंगी, उन सेल्स को बोलेंगे माइक्रोविलाई। अब क्योंकि ये जो विलाई है यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स जो लगेंगी माइक्रोविलाई, तो वो इसको एक फॉर्मेशन दे देगी जैसे कोई ब्रश हो। इट लुक्स लाइक अ ब्रश बॉर्डर, तो इसलिए इसकी अपीयरेंस आएगी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस किसमें पाई जाती है, आंसर विल बी योर विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फायदा क्या है इनका, एक्चुअली जो इलियम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारा एब्जॉर्प्शन की नीड है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, राइट। तो जब हमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है तो हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स बना देते हैं। एरिया कम लेगा पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं विलाई। इनके बेसिस पे कुछ क्रिप्स, कुछ नीचे गड्ढे होते हैं, उसमें पेनेथ सेल पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबर कुन। अब जो ये विलाई है इसके अंदर कैपिलरीज पाई जाती हैं और लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं जिसका नाम होता है लिम्फेटिक वेसल का लैक्टील। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो फर्स्ट ग्लैंड इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड तीन पेयर्स होते हैं। पहला एक चीक में पाया जाता है पैरोटिड, दूसरा पाया जाता है जॉ में सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी,
और फिर तीसरा पाया जाता है बिलो द टंग सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, below the tongue is the sublingual, and these are situated just outside the buccal cavity. These are not seen in the buccal cavity but just outside the buccal cavity, and they are going to pour their secretion in the oral cavity. Now coming to the liver, liver is the largest gland in the body and it weighs around 1.2 to 1.5 kilogram. तभी तो लार्जेस्ट है, इतना ज़्यादा वेट कर रहा है. सो इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स. लिवर में 2 लोब्स होती हैं, हार्ट में 4 चैम्बर, लिवर में 2 लोब्स, राइट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द हिपैटिक लोब्यूल्स. होता क्या है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी हिपेटोसाइट्स होती हैं जो कि लंबी लंबी कोड्स में अपना एक कॉलम जैसा बना लेती हैं, इस तरह का. ये छोटी छोटी हिपेटोसाइट्स हैं और लंबे लंबे कोड्स में बट जाती हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स. हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. अब जो ये छोटी छोटी हिपेटोसाइट्स हैं और जो ये लोब्यूल बना, इसके चारों तरफ, लोब्यूल के चारों तरफ एक छोटी सी शीट बन जाएगी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल. एंड ये हिपेटोसाइट्स हैं, जो छोटी छोटी सेल्स हैं, दीज विल बी सीक्रेटिंग द बाइल. तो ये सब है. एक बार अच्छे से मैं आपको समझा दूं, ये आपने याद कर लिया तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ और ये जो आपका ये सिस्टम है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. होता क्या है, जो हिपैटिक सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं बाइल जूस. अब ये बाइल जूस क्या है कि ये अगर गॉल ब्लैडर में चला जाए ना तो वहाँ पे स्टोर भी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड भी हो जाएगा. तो जो ये गॉल ब्लैडर है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये पहले तो जो बाइल बना वो छोटी छोटी डक्ट्स से होता हुआ गया, जिन्हें हमने बोला हिपैटिक डक्ट्स. नाउ ये हिपैटिक डक्ट से इसे जाना है गोल ब्लैडर में, जहाँ पे इसे स्टोर होना है बाइल को. तो होता क्या है स्टूडेंट्स, गोल ब्लैडर की एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट. इस सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन कर जाती है हमारी ये वाली हिपैटिक डक्ट, और दोनों मिलके जो एक नई डक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. नाउ ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ये एक और डक्ट को अपने साथ जोड़ लेती है आगे चल के, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट. और अब जो नई डक्ट बनती है उसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक duct, which is guarded by sphincter of ODI. Very important for your exam, sphincter of ODI. So if I just show you this diagram and will try to understand the whole meaning of this. So if you see here, there will be, this is your gall bladder. gall bladder की duct है ये वाली, इसे हम बोलते हैं cystic duct. इसको हम बोलते हैं cystic duct. ऐसे ही डक्ट्स आ रही है लिवर से जो कि बना रही है कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट. ये आप देख रहे हैं ये पैनक्रियाज है और ये है पैनक्रियाज की डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट. अब ये पैनक्रिएटिक डक्ट कहीं इस पॉइंट पे जाके जुड़ रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट से, जिसे हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट. एंड दिस हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन्स इन द duodenum. Remember, it is going to open in the duodenum and it will be pouring the secretion of bile as well as the pancreatic juice in the duodenum only, and it will be guarded by a sphincter which is known as sphincter of ODI. Sphincter of ODI. So this is about the your liver. Now we'll discuss about the pancreas. So if you see the pancreas, it is a compound gland. Compound क्यों? Because it is a mixture of exocrine and endocrine. एक्सोक्राइन की वजह से ये क्या सीक्रेट कर रहा है, एल्केलाइन पैनक्रिएटिक जूस विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, और एंडोक्राइन की वजह से ये सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकागन hormones, and the location will be between the two limbs of C-shaped duodenum. ये C-shaped duodenum हुआ तो इसके दोनों के बीच में आपका पैनक्रियाज पाया जाएगा, between the two limbs of the C-shaped duodenum पाया जाएगा आपका पैनक्रियाज. So this is all about the NCERT gist of the your 16.1, and now we'll be heading towards the important MCQs and we'll be covering each and every possible MCQ that can be asked from this whole content. So the first question here, it's basically on the introduction part. So if we start with this question, so the question is, which of the following is not the major component of food?
So this is well known. I have discussed this many times and I don't think it will need any further explanation. Proteins, carbohydrates, and lipids are the major components of the food, while vitamins and minerals are required in small quantities and they do not require any digestion. So answer is going to be 2A. Then we have the second question, that is conversion of the complex food substance to simple absorbable form is called. Answer is digestion. Of course, this is a simple definition which you have marked with yellow, I think. So correct answer is going to be 2. Then we have the third question. In the third question, water plays an important role in. The options are metabolic process, breathing, circulation, urination. So we know that the water plays important role in metabolic processes and to prevent dehydration. Dehydration. Next question is, which of the following cannot be utilized by body in their original form? So yes, we have already discussed that the vitamins and minerals, these can be utilized by body in their original form. They do not need to be digested. But the biomacromolecules that include carbohydrates, proteins, lipids cannot be utilized by body in their original form and they have to undergo breakdown. They have to undergo digestion into the simple form to be digested, right? Simple form to be absorbed from the body. So correct answer is going to be option third, biomacromolecules. Then we have which of the following is not a component of human digestive system. So yes, we know human digestive system has two components. One is your alimentary canal, and the second is your associated glands. Okay. Now in the associated glands, we have three glands. One is your salivary gland, then you have your pancreas, and then you have your liver, right? So alimentary canal is the component of digestive system for sure. Then we have the glands. So out of these glands, liver and pancreas gland are the associated glands of the digestive system, but pituitary is not the associated gland. So correct option to this uh, is going to be your option 1, that is pituitary. Now coming to the next one. Uh, yeah. So a tooth is embedded in socket of jawbone. This type of dentition is seen in. So socket of jawbone type of dentition is seen in thecodont. Diphyodont, two sets of dentition, two sets in one life. Heterodont, different type of teeth. Different type of teeth. So answer is going to be thecodont 1, in which the socket of jawbone में आपके teeth embed रहते हैं. Now coming to the next one, hardest part of the body is enamel. As we have already seen, the hardest tissue of the body भी पूछा जाएगा, it will be enamel, and it is basically formed by ameloblasts, and this enamel is the hardest tissue. What is the dental formula of adult human beings? So we know the dental formula include incisor, canine, premolars and molars. Human beings have two incisors, one canine, two premolars and three molars. So it is 2123 by 2123. If we talk about child, so they do not have premolars and they don't have third molar. They have two molars only. They have two molars only. In children, you have two molars, zero premolars, one canine, and two incisor. For children, it is going to be 2102. So correct answer is 1 for adult here. Now, which of the following is not seen in deciduous dentition? In deciduous dentition, we do not see the premolars, right? So premolars are not present, and that's why it is going to be the correct option. Human beings, like most other mammals, are
Human beings, like most other mammals, are thecodont. They have socket type of jaw. Okay, socket jaw याद रखिएगा इनके लिए. Then diphyodont. Diphyodont means two sets of dentition in one life. Heterodont, different type of teeth. For example, incisor, canine, molar, premolar. ये सब different है, right? So all of the above will be correct answer here. Now coming to the next, which of the following is true about enamel? Enamel के बारे में इनमें से क्या सही है? Formed by odontoblasts. No, odontoblasts से क्या बनती है? हमारा दूसरा hard tissue which is known as dentine, not enamel. Second hardest substance of the body after bone? No, it is the hardest one, hardest tissue of the body. Helps in mastication. Yes, it helps in mastication. So correct option is going to be your option 3. The tongue is organ. It is a freely movable muscular organ. It is a direct pick actually. So free movable muscular organ. Option 1 is going to be correct. Tongue is attached to floor of oral cavity by lingual frenulum. It is attached to the floor of the oral cavity by lingual frenulum. Small projection of tongue is known as small projection of tongue actually on the surface of the tongue. On the dorsal surface of the tongue you will find small projection which is known as papillae, and these papillae actually are of 3 types जो हमें बताना चाहिए. One is filiform, then you have circumvallate, and then you have fungiform. Next question is an elastic cartilaginous structure that prevents aspiration of food in lungs. So हमें पता है कि फेरिंग्स में दोनों ओपनिंग होती है, कौन कौन सी? फूड की भी और आपकी ट्रेकिया भी, राइट? तो क्या होता है कि ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ एयरवे. तो जब हम स्वेलोइंग करते हैं तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है that will cover the glottis during the act of swallowing. तो आंसर किसका क्या होगा? आपका एपीग्लोटिस. गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है? ये एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड इसोफेगस होता है जो कि रोकता है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड बैक टू द इसोफेगस, राइट? पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम होता है जो कि स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्टमक, राइट? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई क्या होता है? इट इज अ स्फिंक्टर दैट इज सीन इन हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है, उसको गार्ड करता है, ठीक है? तो हमारा तो अपना मतलब है एपिग्लोटिस वाला. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. थिन लॉन्ग ट्यूब्यूल which passes through the neck, thorax, diaphragm and leads to stomach is. So ये सबसे पास कौन होता है? हमें मालूम है, are esophagus only. What is the relation of esophagus to tongue, salivary glands and teeth? तो ये क्या पूछ रहा है कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ह्यूमन बॉडी, दिस इज गोइंग टू बी द ओरल कैविटी. यहाँ पे कहीं पे आपका आ जाएगा फेरिंग्स. फेरिंग्स में 2 एयरवे होंगे, एक एयरवे होगा, एक ईसोफेगस वाला होगा, और ईसोफेगस यहाँ से पीछे आ जाएगी. ओरल कैविटी में हमें पता है कि टंग होगी और छोटे छोटे दांत होंगे, राइट? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ईसोफेगस टू टंग? टंग, सलाइवरी ग्लैंड भी बकल कैविटी के आजू बाजू ही होंगे, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीथ भी आगे होंगे. तो इन सब से ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में है. ओके, इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे एंटीरियर डायरेक्शन, इस वाली को बोलेंगे पोस्टीरियर डायरेक्शन. तो ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर रिलेशन. In which part of the stomach does the gastroesophageal sphincter opens? So the gastroesophageal sphincter opens in the cardiac part. हमें पता है ये आ गई आपकी esophagus, ये रहा आपका J shaped stomach, ये रहा fundus, ये रहा cardiac, ये रहा main body and ये रहा आपका pyloric. तो जो आपका gastroesophageal sphincter है वो ओपन होगा आपके cardiac part of the stomach में. So cardiac is going to be the correct option. Which
part forms the main center of the stomach. Main center of the stomach is formed by body. अभी discuss किया. That is the correct answer. A muscular sphincter that regulates the opening of esophagus into stomach. तो stomach में हमें कई बार पढ़ चुके हैं. Gastroesophageal sphincter is the one which regulates the opening of esophagus into the stomach. Stomach कहाँ पे located है? The stomach is located in the upper left portion of the abdominal cavity. अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप जो जिस पार्ट को आप छाती बोलते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी. और जिस एरिया को आप पेट बोलते हैं, ओके, दिस इज द नेम है. सो इस एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमेन. ठीक है. अब ये आपका लेफ्ट एब्डोमेन हुआ, ये आपका राइट एब्डोमेन हुआ. तो हमें पता है कि जो ईसोफेगस है नेक से होते हुए, थैलेसिक कैविटी से होते हुए, इसे हम डायफ्राम मान ले तो डायफ्राम से होते हुए जाके आपके यहाँ कहीं जे शेपेड स्ट्रक्चर में स्टमक में आता है. तो बेसिकली इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. लेफ्ट upper left portion of the abdominal cavity. Which of the following is not a part of small intestine? So if you see, the small intestine has three parts. One is duodenum, then you have jejunum, and then you have highly coiled ileum. So duodenum, jejunum, ileum. Cecum is not a part of small intestine. It is a part of large intestine. It is a part of large intestine. Okay. Which of the following parts of the small intestine is highly coiled? हमें पता है तीन पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन के. पहला होता है ड्यूडेनम जो कि होता है सी शेपेड. दूसरा पार्ट होता है इसका जेजुनम जो कि लॉन्ग कोइल्ड होता है, मिडल पोर्शन होता है लॉन्ग कोइल्ड होता है. एंड तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम जो कि हाईली कोइल्ड होता है, highly coiled part. So answer is going to be your ileum, that is third. Esophagus does not pass through. It does not pass through. हमें पता है नेक से होते जाती है, डायफ्राम से होते जाती है, थोरेक्स से होते जाती है, पर अपर एब्डोमेन में आके स्टमक में मिल जाती है, लोअर एब्डोमेन तक नहीं जाती. So answer is going to be 4, that is your lower abdomen. Which part of the large intestine inhabit the symbiotic microorganism? हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं. पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम. सो जो ये सीकम है, सीकम इज गोइंग टू हैव थ्री इंपॉर्टेंट फीचर. एक तो ये ब्लाइंड सेक है, दूसरा ब्लाइंड सेक, दूसरा जो ये सीकम है इसमें मिलते हैं हमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और तीसरा ये एक्सटेंशन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर सीकम. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ कोर्स सीकम वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. Which of the following layer is the outermost layer? So इसमें हमें पता है कि जब हमने पढ़ा था कि सिरोसा is the outermost layer. सिरोसा में क्या होता है? It is made up of mesothelium. Mesothelium क्या होती है? Epithelium of visceral organ. Mesothelium क्या होती है? Epithelium of visceral organ and small amount of connective tissue से मिलके बनता है आपका सिरोसा. This is the outermost layer. Then second layer आपकी होगी muscularis. Then third is your submucosa and last the innermost is your mucosa. ऐसे याद कर लीजिएगा. Then which of the following layer is the outermost layer? Option 1 is serosa, that is correct. Which of the following muscles are not found in muscularis layer? So हमें पता है कि जो muscularis layer है इसमें outer जो होती हैं वो होती हैं longitudinal muscles, longitudinal. फिर उसके अंदर होती हैं सर्कुलर मसल्स, उसके अंदर होती है आपकी सर्कुलर मसल्स, और कभी कभी पाई जाती हैं इसमें ओब्लिक मसल्स भी, कई बार इसमें ओब्लिक मसल भी पाई जाती हैं. सो डेल्टोइड इज नॉट जनरली सीन इन द मस्कुलरिस लेयर, सो विच इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. Which of the following is not a content of submucosal layer?
सब म्यूकोसल लेयर का कौन सा कंटेंट नहीं है? तो हमें पता है सब म्यूकोसल में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, और एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम में होंगी इसके पास काइंड ऑफ ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। इट विल बी फॉर्मिंग ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। सो goblet cells are the modification of mucosa. These are going to release the mucus secretion and that will be used for lubrication. Rugae found in stomach is a modification of, we know rugae and villi are the modification of the mucosa. So rugae is a irregular kind of folding that is seen in the stomach. Incorrect statement about crypts of Leberkun. Crypts of Leberkun क्या है? These are basically lined by Paneth cell, और ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। These are also जो है मॉडिफिकेशन है, ये म्यूकोसल लेयर की ही मॉडिफिकेशन है, और ये पाया जाता है एट द बेस ऑफ विलाई। एट द बेस ऑफ विलाई छोटी छोटी क्रिप्स बन जाती हैं जिसमें ये पाया जाता है। अब देखिए क्या है इसमें, फाउंड इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई, सही है। द मॉडिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोसल लेयर, नो, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द म्यूकोसल लेयर। फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, yes, and none of the above. So correct answer is going to be your 2. Which of the following is the modification of mucosal layer? Crypts of Libercun, right. Gastric glands which are seen in the stomach are the modification of mucosal layer, and goblet cell which secrete the mucus, so that is used for lubrication, that is also a modification of mucosal layer. All of the above is correct in this case. Now we'll come to the second subtopic, that is your digestive glands, 16.1.2 according to your NCERT. How many of these glands are associated with the digestive system? Okay, so adrenal gland कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर पाया जाएगा, apex of the kidney नहीं है digestive. Pituitary gland is also not associated with digestion. Pancreas, yes. Pineal gland is not associated with digestion. Liver, yes. Parotid gland, yes, it is a salivary gland, it is associated with digestion, and sublingual gland. So we have 1, 2, 3, 4. 4 glands which are associated with the digestive system. So answer is 4. Identify the incorrect statement. Parotid gland is present in cheek. Yes, this is correct. Submaxillary gland is present in lower jaw. This is also correct. Sublingual gland is present below tongue. That is also correct. Salivary glands are present inside the buccal cavity. No, these are just outside. Thoda sa dur, just outside the buccal cavity, and they will be pouring their secretion inside the buccal cavity. So this is going to be the correct one. Now, identify the incorrect statement. Liver weighs approx 1.2 to 1.5 kilogram, right? This is the correct answer. Liver has 2 lobes lying in abdominal cavity. This is also correct. It is made up of 2 lobes. Hepatic cells arranged in the forms of cords constitute the functional unit of liver. What is the functional unit of liver? The hepatic lobules. Hepatic lobule is the functional unit of the liver. Each hepatic lobule is covered with Glissen's capsule. This is also correct. So answer 5 is none of the above. This is going to be the correct option. So all means all the 4 statements are correct. Which of the following secretes bile? Bile is generally secretes by hepatic cells which are also known as the hepatocytes. So this is going to be the correct option here. Hepatocytes is going to be the correct option out there. Now coming to the next one. I'll just get in the okay, we'll conclude it from here itself. So common bile duct is formed by, so we know common bile duct is formed by cystic duct plus common hepatic duct.
common hepatic duct. So cystic duct and common hepatic duct, that is the option 1 is correct. Hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct दो नामों से बना हुआ है. Hepato means liver, pancreatic means pancreas. So it is formed by, so yes, hepatic duct and the pancreatic duct, right? So actually यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया जो करेक्ट है. ये बना होता है कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रिएटिक डक्ट. सो ऐसा नहीं लगा देना कि हिपैटो मतलब लिवर, जो मैंने अभी लगाने की कोशिश की थी. तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉमन बाइल डक्ट विद पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि इन किसी भी ऑप्शंस में नहीं है. सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट है, राइट. Identify the common hepatic duct in given diagram. So if you see here, what is going to be the common hepatic duct? Common hepatic duct is going to be the duct that comes from the liver. ये जो duct है जो यहाँ पे आ रही है, that is going to be your common hepatic duct. Remember, they have not asked you the common bile duct. अगर common bile duct पूछे होते तो cystic cavity, cystic duct और hepatic duct का combination, that is D. ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है आपको, सिंपल को हिपैटिक डक्ट, राइट. सो हिपैटिक डक्ट इज गोइंग टू बी, कॉमन हिपैटिक डक्ट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए. So this was all about the important questions based on the NCERT thing. Okay, so if you have any concerns or any doubt, you can always count upon us. And I hope this is all clear. I believe कि आप लोग सब इनको पढ़ेंगे, अच्छे से NCERT पढ़ेंगे, एक बार नोट्स याद कर लेंगे, और एक बार अगर आपने MCQ लगा लिया, आई डोंट थिंक कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोक सकती है मास्टरी करने पे in this particular topic. Wish you all the best. I wish you all the blessings. Thanks and good luck.